हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिहार एग्जाम पाठशाला पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस के एग्जाम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें हम लोग आज इतिहास के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग इतिहास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो आने वाले आगामी बिहार पुलिस के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न कह रहा है कि हर्षवर्धन के समय में कौन भारत आया था। ये पूर्व मध्यकाल का ये प्रश्न है, यानी प्राचीन काल से के बाद से जो मध्यकाल के बीच का जो समय है उसे पूर्व मध्यकाल कहता है। उसमें जो कुछ महत्वपूर्ण शासक हुए हैं उसमें एक हर्षवर्धन भी हुए हैं। उनके बारे में कहा जा रहा है कि हर्षवर्धन के समय में कौन भारत आया था, यानी कौन जो विदेशी यात्री है वो भारत आया था। पहला ऑप्शन है ए इत्सिंग, ठीक है। दूसरा है मेगास्थनीज, ठीक है। तीसरा फाहियान, चौथा ह्वेनसांग। इसमें से बताना है कि कौन सा जो विदेशी यात्री है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो हर्षवर्धन की हम लोग बात करें तो ये कहाँ का शासक था, तो ये कन्नौज का शासक था। कहाँ का, तो ये कन्नौज का शासक था। और ये किस वंश का था, तो ये पुष्यभूति वंश। किस वंश का, तो ये पुष्यभूति वंश का शासक था। पहले इसकी राजधानी कहाँ थी हर्ष की, तो पहले राजधानी थी थानेश्वर, ठीक है। थानेश्वर इसकी राजधानी थी। लेकिन जब इसके बहनोई की मृत्यु हो गई तो अपने बहन के साथ सत्ता को संभाले क्या किया, वहां के जो सरदार थे उन्होंने हर्षवर्धन को यहाँ पर कन्नौज की गद्दी पर आमंत्रित किया। और बहन की जो सत्ता थी यहाँ पर, उसका जो राजपाट था उसको चलाने के लिए क्या किया, उनको यहाँ बुलाया गया। तब हर्षवर्धन ने क्या किया, अपनी राजधानी को थानेश्वर से हटा कर कहाँ लाया, कन्नौज लाया। और ये कब से कब तक शासक था, तो ये पुष्यभूति वंश का शासक 606 से लेकर के 647 ईस्वी तक क्या किया, इसने कन्नौज की गद्दी पर इसने शासन किया था। ठीक है, इसके समय हम लोग बात करें तो कौन आया था, तो इत्सिंग की बात करें तो ये कब आया था, तो ये 671-72 के आसपास। मेगास्थनीज की बात करें तो ये किसके शासनकाल में आया था, तो ये यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ये भारत आया था। उसके अलावा फाहियान की हम लोग बात करें तो ये किसके शासनकाल में आया था, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में 399 से 414 ईस्वी के बीच ये भारत आया था। ठीक है, और ह्वेनसांग की हम लोग बात करें तो ये किसके समय में आया था, तो ये मुख्यतः हर्षवर्धन के समय में। कब आया था, तो ये हर्षवर्धन के समय में आया था, जिसे यात्रियों का राजकुमार, इसे क्या कहता है, इसे यात्रियों का राजकुमार कहा था। यात्रियों का इसे राजकुमार के नाम से इसे जाना जाता है। और इसने एक पुस्तक की रचना की थी, इसका क्या नाम था, उस पुस्तक का नाम था सी यू की, ठीक है, सी यू की, जिसमें इसने अपने भारत के यात्रा वृतांत को इसने लिखा था। तो ये कब आया था, किसके शासनकाल में आया था, तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में इसने भारत का दौरा किया था। इसने नालंदा विश्वविद्यालय का भी किया था, इसने दौरा किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक का डी, यानी ह्वेनसांग जो है ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया है। उसके अलावा इन दोनों को भी आप याद रखिएगा कि फाहियान जो है यहाँ पर किसके शासनकाल में, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। और मेगास्थनीज की हम लोग बात करें तो ये यहाँ पर किसके दरबार में, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्य राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये आए थे। ठीक है, इत्सिंग 671-72 के आसपास ये भारत आया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक का डी। इसकी बात करें डिटेल में तो हर्षवर्धन का डिटेल यहाँ दिया गया है कि हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया, इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। और इसने अपने भारत आने का उद्देश्य बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करना था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था भारत आने का, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था भारत में बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना इसका मुख्य कार्य था। ठीक है, अगला है कि इनमें से कौन सी रचना हर्षवर्धन की नहीं है। ठीक है, कि इनमें से कौन सी जो रचना है ये हर्षवर्धन की नहीं है। ए हर्षचरित, दूसरा बी नागानंद, सी रत्नावली, या डी प्रियदर्शिका। तो इसकी हम लोग बात करें कि ये जो है यहाँ पर कौन सी रचना इसमें हर्षवर्धन की नहीं है, तो हम लोग जानते हैं कि हर्षवर्धन एक अच्छा शासक के साथ साथ एक अच्छा लेखक भी था। इसने 3 किताबों की रचना की। एक क्या है, एक प्रियदर्शिका, दूसरा रत्नावली और तीसरा नागानंद। इसके बारे में कहा जाता है कि इन सभी तीनों किताबों की रचना किसने की, तो इसकी रचना के बारे में कहा जाता है कि इसकी रचना हर्षवर्धन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, तो ये हर्षवर्धन के द्वारा इसकी रचना किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा, तो हर्षवर्धन के द्वारा इसकी रचना किया गया। और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इसकी रचना में एक जो वहाँ लेखक था उसका नाम था धावक, उसने भी क्या किया है, इसने हर्षवर्धन का साथ दिया है। तो इसको भी याद रखिएगा कि हर्षवर्धन की किताब लिखने में उसका साथ किसने दिया है, तो धावक नामक लेखक ने क्या है कि हर्षवर्धन का साथ दिया है। ठीक है, तो ये जो हर्षचरित है ये किसने लिखा है, तो हर्षचरित की बात करें तो ये बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये किसके द्वारा,
तो ये बाण भट्ट के द्वारा ये रचना किया गया है। किसके द्वारा? तो ये बाण भट्ट के द्वारा। और ये कौन सी पुस्तक है? तो ये हर्षचरित पुस्तक है। ठीक है, ये किसके द्वारा रहते थे? बाण भट्ट। तो बाण भट्ट यहाँ पर ये हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 का ए। अगला है कि बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? ठीक है, बंगाल जो है उसका प्राचीन नाम क्या था उसके बारे में बताना है। ए है मत्स्य है, दूसरा की बात करें गौर है, तीसरा की बात करें वत्स है, चौथा की हम लोग बात करें तो ये कामरूप है। इसके बारे में बताइए, बताना है कि बंगाल का प्राचीन नाम क्या था। तो इसकी हम लोग बात करें, मत्स्य की हम लोग बात करते हैं तो मत्स्य क्या था? तो ये महाजनपद कालीन क्या था? एक ये महाजनपद था जिसकी राजधानी कहाँ थी? ये विराटनगर। ठीक है, ये जो है महाजनपद काल में क्या था? ये एक महाजनपद था जिसकी राजधानी यहाँ पर विराटनगर जो राजस्थान क्षेत्र में पड़ता था। उसके अलावा गौर की हम लोग बात करें तो गौर जो है यहाँ पर ये किसको कहा जाता था? तो प्राचीन समय में ये बंगाल को यहाँ पर गौर या बंग के नाम से, किस नाम से? गौर या बंग के नाम से प्राचीन समय में, यानी प्राचीन जो संस्कृत ग्रंथ है उसमें बंगाल को गौर के नाम से जाना जाता है। इसके लिए आप सुनते होंगे कि गौर के शासक शशांक, वो भी कहाँ का शासक था? तो वो गौर जो है बंगाल का ही शासक, बंगाल का ही वो शासक था। ठीक है, बंगाल को प्राचीन काल में गौर के नाम से जाना जाता था, जिसे बंगाल और बंग के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है, वत्स की बात करें तो ये क्या था? ये भी महाजनपद था एक। ठीक है, ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास। इसकी राजधानी की बात करें तो वत्स की राजधानी कहाँ थी? तो कौशाम्बी, उदयन जहाँ के शासक थे। कामरूप की बात करें तो इसको याद रखिएगा, कामरूप किसे कहा जाता था पहले? तो कामरूप जो है यहाँ पर असम को यहाँ पर कामरूप के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? तो असम को यहाँ पर पहले कामरूप के नाम से जाना जाता। तो इसको भी आप याद रखिएगा, ये भी पूछा गया है कि कामरूप जो है से किसका प्राचीन नाम था? तो ये असम का यहाँ पर ये प्राचीन नाम था। ठीक है, तो 3 का क्या हो जाएगा? 3 का यहाँ पर डी। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर कि सीरी शहर और सीरी नगर का निर्माण किसने करवाया था? सीरी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण जो है इसमें से किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने करवाया था? ऑप्शन है पहला ए शेर शाह सूरी, दूसरा की बात करें फिरोज तुगलक, तीसरा की बात करें अलाउद्दीन खिलजी, चौथा की बात करें हम लोग तो सुल्तान इल्तुतमिश। तो इसकी हम लोग बात करें कि सीरी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो हम लोग देखते हैं कि श्रीनगर क्या था? तो दिल्ली का। ठीक है, दिल्ली में जो है यहाँ पर दिल्ली में 7 नगरों की स्थापना हुई है, जिसमें सीरी क्या था? सीरी ये दूसरा नगर था। ये क्या था? तो इसको याद रखिएगा, सीरी जो है ये दिल्ली का दूसरा नगर था। इससे पहले जो मेहरौली के पास पृथ्वीराज चौहान के द्वारा वहां पर राय पिथौरा शहर का निर्माण किया गया था। और ये जो है यहाँ पर ये सीरी जो है इसका ये दूसरा नगर था। इसकी स्थापना की बात करें तो ये अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल में इसकी स्थापना की गई। किसके कार्यकाल में? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल में यहाँ पर सीरी शहर और सीरी दुर्ग का यहाँ पर निर्माण करवाया गया। तो इसको आप याद रखिएगा, इसी सीरी शहर में या इसी सीरी दुर्ग के बीच में क्या किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर हौज ए खास, ठीक है, हौज ए खास, ठीक है, एक तालाब था जिसमें क्या होता? स्नान किया जाता था। वहाँ की जो महल की जो बेगमें होती थी, जो राजकुमारियाँ होती थी, उनके नहाने के लिए क्या किया था? हौज ए खास का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो इसको भी आप याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीरी शहर की स्थापना जो है ये दिल्ली का दूसरा नगर था, इसकी स्थापना किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इसमें दिया जा रहा है, इसका डिटेल की बात करें तो ये एक सीरी जो है यहाँ पर दुर्ग का निर्माण कार्य किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इसके बारे में जो अमीर खुसरो क्या कहते हैं? तो समुद्र की सतह पर पानी का बुलबुला, यानी हौज खास को अमीर खुसरो ने क्या कहा है? तो कहा है यहाँ पर समुद्र की सतह पर पानी का बुलबुला है। ठीक है, अगला है कि आईने सिकंदरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए अमीर खुसरो, बी फिरदौसी, सी हसन निजामी, डी इसामी। यानी आईने सिकंदरी ये क्या है? तो इसकी हम लोग बात करें तो ये कविताओं का संग्रह है। ये क्या है? एक कविताओं का संग्रह है, कविताओं का यहाँ पर ये संग्रह है। ठीक है, ये कविताओं का क्या है? यहाँ पर ये संग्रह, जिसे मसनवी के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? तो इसे मसनवी, इस कविता को क्या कहता था? मसनवी के नाम से जाना जाता था। और इसके रचनाकार कौन है? तो इसकी रचना किसने किया है? तो ये अमीर खुसरो के द्वारा आईने सिकंदरी की रचना की गई है, जिसमें सिकंदर के यहाँ पर विजय के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये अमीर खुसरो। फिरदौसी की बात करें तो इसकी पुस्तक का नाम क्या था? तो ये था शाहनामा। ठीक है, हसन निजामी की पुस्तक की बात करें तो ये ताजुल मासीर। ठीक है, ताजुल मासीर। उसके अलावा इसामी की बात करें, इसकी पुस्तक का नाम था फुतूहुस सलातीन।
फुतूह उस सलातीन जो है इसे इसकी पुस्तक का नाम है। ठीक है, इसका आंसर 5 का ए। अगला है कि चौसा की लड़ाई में शेर शाह ने किसको हराया था? ए इब्राहिम लोधी को, बी जहांगीर को, सी मोहम्मद तुगलक को, महमूद लोधी को, या डी हुमायूं को। इसके बारे में बताना है यहाँ पर कि चौसा की लड़ाई में शेर शाह ने किसको हराया था। तो इसकी हम लोग बात करें, चौसा की लड़ाई कब हुई थी? तो ये हुआ 1539 ईस्वी में। किसके बीच? तो ये मुगल शासक हुमायूं, ठीक है, मुगल शासक हुमायूं और दक्षिण बिहार के शासक शेर शाह के बीच क्या हुआ था? ये युद्ध हुआ था, जिसमें हुमायूं क्या हुई थी? इस चौसा की लड़ाई में यहाँ पर हुमायूं की पराजय हुई थी और शेर शाह ने क्या किया था? उनको हरा करके यहाँ पर अपने आप को पहली बार शेर खां की जगह, ठीक है, नाम क्या था इनका? तो ये शेर खां, ठीक है, जो फरीद पहले था, बाद में इनको उपाधि शेर खां की दी गई और बाद में शेर खां से क्या किया इन्होंने? चौसा के विजय के पश्चात यहाँ पर शेर शाह की उपाधि इनके द्वारा धारण की गई। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा कि शेर शाह की उपाधि कब शेर शाह ने धारण की? तो यहाँ पर शेर शाह की उपाधि जो है 1539 में चौसा की विजय के बाद ये उपाधि यहाँ पर धारण की गई। और उसके जस्ट बाद 1540 में क्या हुआ था? कन्नौज का युद्ध हुआ था, जिसमें हुमायूं की पराजय बुरी तरह हुई और शेर शाह क्या हुआ? दिल्ली का शासक बना और इसने प्रथम द्वितीय अफगान वंश की स्थापना यहाँ पर भारत में की थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चौसा की लड़ाई में शेर शाह ने हुमायूं को यहाँ पर पराजित किया था। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूं नामा लिखा है? ठीक है, तो एक पॉइंट यहाँ पर यह कि हुमायूं नामा नामक जो पुस्तक है इसकी रचना किसने की? तो इसकी रचना यहाँ पर गुलबदन बेगम के द्वारा की गई थी। लेकिन अब किसके कहने पर की गई थी उसके बारे में है कि ए हुमायूं के द्वारा, या अकबर के कहने पर, या जहांगीर के कहने पर, या औरंगजेब के कहने पर। तो गुलबदन बेगम की हम लोग बात करें तो किसकी पुत्री थी? तो ये बाबर की पुत्री थी। किसकी बेटी थी? तो ये बाबर की बेटी थी, यानी हुमायूं की ये बहन थी। ये क्या थी? तो ये हुमायूं की बहन थी और ये एक इतिहासकार भी हुई है क्योंकि ये मुगल सल्तनत के बारे में इन्होंने बहुत कुछ बताया उस वक्त। तो इसकी हम लोग बात करें तो अकबर के कार्यकाल में अकबर ने क्या कहा था? अकबर ने अपनी फूफी को या अपनी फुआ को कहा था किसके बारे में लिखने के लिए? तो यहाँ पर हुमायूं के जीवनी और जो मुगल काल के बारे में यहाँ पर लिखने के लिए कहा था। और इसी पर क्या किया था? गुलबदन बेगम ने यहाँ पर हुमायूं नामक पुस्तक की रचना की। इसको दो भागों में बांटा गया है। पहले में यहाँ पर बाबर के बारे में बताया गया है और दूसरे में हुमायूं के बारे में इन्होंने क्या किया था? इसमें रचना किया था। तो ये किसके कहने पर? तो ये अकबर के कहने पर इसकी रचना की गई। अगला है कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत की धन निकासी का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ए पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, बी दादा भाई नौरोजी के द्वारा, सी आरसी दत्त के द्वारा, या एमके गांधी के द्वारा। तो इसके हम लोग बात करें कि धन की निकासी सिद्धांत क्या है कि ब्रिटिश के द्वारा यो भारत से धन को निकाल कर कहाँ ले जाया जाता था? अपने युद्ध के लिए, यानी वो इंग्लैंड भेजा जाता था। उसे क्या कहता था? उसे धन की निकासी सिद्धांत के नाम से जाना जाता था। तो ये जो प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? तो ये जो है यहाँ पर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जिन्हें कहा था दादा भाई नौरोजी को, इनके द्वारा यह सिद्धांत पहली बार प्रतिपादित किया गया था अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया में। ठीक है, तो ये धन की निकासी का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये प्रतिपादित किया गया था। और कांग्रेस के द्वारा कब स्वीकार किया गया इसको? तो 1896 में कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सियानी के द्वारा किया गया था। ठीक है, उसमें क्या किया गया था? यहाँ पर इस सिद्धांत को, यानी धन के निकासी के सिद्धांत को क्या किया गया था? कांग्रेस के द्वारा यहाँ पर स्वीकार किया गया था। ठीक है, तो ये प्रतिपादित किसने किया? तो ये प्रतिपादन यहाँ पर दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अब 9वां प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ए सरोजनी नायडू, बी एनी बेसेंट, सी इंदिरा गांधी, या डी अरुणा असफ। इसकी हम लोग बात करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1917 में। ठीक है, 1917 में कौन थी? सबसे पहले आयरिश महिला एनी बेसेंट जो थी उनको क्या किया गया था? यहाँ पर कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। कहाँ पर? यहाँ पर 1917 में कलकत्ता के अधिवेशन में इनको क्या किया था? यहाँ पर कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, तो ये पहली महिला थी जो क्या था? यहाँ पर कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। 1925 में क्या हुआ कि कानपुर अधिवेशन में कौन बनी अध्यक्ष? तो सरोजनी नायडू क्या किया गया यहाँ पर? 1925 में यहाँ पर दूसरी महिला अध्यक्ष थी, ये क्या हुआ? इनको अध्यक्ष बनाया गया। और 1933 की बात करें तो फिर कानपुर में क्या हुआ? फिर कलकत्ता में 1933 में
कलकत्ता अधिवेशन में यहाँ पर नलिनी सेन गुप्ता को क्या किया गया था, यहाँ पर कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, तो ये पहली महिला अध्यक्ष हुई एनी बेसेंट। और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करें तो 1925 में कानपुर में सरोजिनी नायडू। और तीसरी कौन थी, तो नलिनी सेन गुप्ता, जो कहाँ पर 1933 में यहाँ पर वो कलकत्ता के अधिवेशन में ये यहाँ पर कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 का बी। अगला है यहाँ पर 10वां प्रश्न कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ए बेलगांव अधिवेशन 1924 महात्मा गांधी के द्वारा अध्यक्षता की गई, बी कलकत्ता अधिवेशन 1928 सरोजिनी नायडू द्वारा अध्यक्षता की गई, सी हरिपुरा अधिवेशन 1938 सुभाष चंद्र बोस के द्वारा अध्यक्षता की गई, डी है मेरठ अधिवेशन 1946 आचार्य कृपलानी, ये मतलब जेपी कृपलानी द्वारा ये अध्यक्षता की गई। ये सही है या गलत इसमें बताना है। तो इसकी हम लोग बात करें, बेलगांव अधिवेशन यानी 1924 में हुआ था, जो गांधी जी के द्वारा ये यहाँ पर अध्यक्षता की गई थी और गांधी जी के द्वारा ये पहली अध्यक्षता थी। ठीक है, इससे गांधी जी ने एकमात्र एक बार ही कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, जो कहाँ पर बेलगांव में 1924 में ये अध्यक्षता उनके द्वारा की गई थी। कलकत्ता अधिवेशन के बारे में बात करें यहाँ पर 1925 की बात करें यहाँ पर 1928 में, तो ये क्या हुआ था, यहाँ पर सरोजिनी नायडू ने क्या किया था, इसकी अध्यक्षता नहीं की थी। 1928 में M.A. अंसारी क्या थे, वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। हरिपुरा अधिवेशन में यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे, सही है। मेरठ अधिवेशन में यहाँ पर जेबी कृपलानी क्या थे, वो अध्यक्ष थे। तो ये गलत क्या है, तो ये बी क्या है, यहाँ पर ये गलत है। तो ये यहाँ पर 10 महत्वपूर्ण प्रश्न थे हिस्ट्री के, जिसको हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया। फिर आप लोग हमारे चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो यहाँ पर बिहार पुलिस या बिहार दरोगा या बिहार के डिफेंस एग्जाम के लिए जो भी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में। बहुत बहुत शुक्रिया।